कैश फ्लो स्टेटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों हम, अभी कर बता रही हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक का हमारा चैप्टर नंबर 5। आज आपको मैं एक एडजस्टमेंट करा रही हूँ। देखो बच्चों, आप लोगों को याद होगा उस दिन भी मैंने प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको बोला था कि पहले सबसे पहले आप ना एडजस्टमेंट्स ही देखा करो, क्योंकि कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी एडजस्टमेंट का लेजर बन जाए। ठीक है, लेजर बन जाए तो लेजर बनाकर फिर आप उसके बाद रिमेनिंग कंटेंट के रिगार्डिंग सोचोगे। बुक खोल लो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। पेज नंबर 5.68, इलस्ट्रेशन नंबर 50। हम सबसे पहले एडजस्टमेंट्स ही डील करेंगे। आप देख सकते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला उन्होंने, ड्यूरिंग द ईयर टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन बोल रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 8 लाख on which accumulated depreciation was rupees 3,20,000 was sold for rupees 6,40,000। तो आप क्या करोगे, आप मशीनरी का लेजर बनाओगे बच्चों। एडजस्टमेंट्स, मशीनरी का लेजर बनाएंगे हम। मशीनरी के लेजर में आपको पता है इट्स एन एसेट। प्रॉपर लेजर पूरा वाला नहीं बनता यहाँ पर 12th में बच्चों की, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। आप सिर्फ पर्टिकुलर्स अमाउंट पापा वाला फॉर्मेट बना लेते हो। ठीक है, 12th में आपको कंप्लीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है लेजर। अब आपको पता है मशीनरी इज एन एसेट, एसेट होती है ना मशीनरी, तो इसका जो ओपनिंग वैल्यू है वो कौन सी साइड पर आना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट? आरफ, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड आना चाहिए? पार्थ, ठीक है, तो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग आप देख सकते हो, आपको जो नोट्स टू अकाउंट्स दिया है ना क्वेश्चन में उस साइड में 5.69 में मशीनरी का आपको बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस 25 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 33 लाख। तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड में लिख दोगे टू बैलेंस बीडी 25 लाख, ये इसका ओपनिंग बैलेंस था। इसमें वही चीज याद है आप लोगों को 11th में मैं कराती थी कि एक मशीन, दो मशीन, हो सकता है 10 मशीन हो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट कराया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, मैंने 11th में ये बता भी दिया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस कहां पर आता है बच्चों, ऑन क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस सीडी हम लोगों को गिवन है 33 लाख। ठीक है, बढ़ा दूं? अच्छा, ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑन डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड। आपका ही लॉस है बेटा, मेरा लॉस नहीं है। आप कर लो मुंह पर हाथ रख के बाद। हाँ, टी शेप में 2 बाय नहीं आता था बेटा। ठीक है, अब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनाना है। रीजन बीइंग क्योंकि हमें ना नीचे जो एडजस्टमेंट दी है, अभी करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसलिए बना रहे हैं बेटा क्योंकि हमारे पास उस कंटेंट से रिलेटेड ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस भी गिवन है एंड नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, इस वजह से बना रहे हैं, अदरवाइज नहीं बनाते। अदरवाइज हम ऊपर से 25 लाख और 33 लाख का डिफरेंस लेते, 8 लाख रुपीज परचेज ऑफ मशीनरी करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस कर देते, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लेते सिंपली 5 लाख से 6 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपीज डिप्रिसिएशन दिखा देते नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में। अगर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम ऊपर की वैल्यूज से डील करते। अभी हमको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड ऑल द प्रोविजंस आर, बताओ एसेट होते हैं कि लायबिलिटी होते हैं बच्चों? अंश, सारे प्रोविजंस क्या होते हैं? आद्या, संचित, सारे प्रोविजंस लायबिलिटी होते हैं, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, वो लायबिलिटी होते हैं। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आना चाहिए ना बच्चों। बाय बैलेंस बीडी 5 लाख एंड टू बैलेंस सीडी 6 लाख।
क्वेश्चन कर लो केशव, ठीक है। अब नीचे क्या इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों उन्होंने हमें? नीचे बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 8 लाख, जो मशीन बेच रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस 8 लाख दिया है, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 3,20,000। उस पर्टिकुलर मशीन पर टिल द डेट ऑफ सेल, आपको याद होगा कॉस्ट प्राइस में से हम 3-4 सालों का ऐसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे ना 11th में, उसको कैलकुलेट करके हम उसमें से माइनस करते थे कॉस्ट प्राइस में से। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट उसका डेप्रिसिएशन गिवन है 3,20,000। इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग हमारी बुक्स में उस पर्टिकुलर मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है 4,80,000, और कह रहे हैं कि इट वाज सोल्ड फॉर 6,40,000। सेलिंग प्राइस दिया 6,40,000, तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है हम लोगों को कितने का? 1,60,000 का। ठीक है, अब आप क्या करोगे? देखो बच्चों, ये जो 8 लाख रुपीस वाला प्राइस है और ये जो 3,20,000 वाला अमाउंट है हमारा, ये 8 लाख किस में है ऑलरेडी? इस अमाउंट में ऑलरेडी है, क्योंकि इन टोटल मशीनरी, अगर ये लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बना रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर मशीनरी की सेल, परचेज और सेल ही दिखाई जाती होगी ना। आपको 11th का याद होगा, हर साल टू बैलेंस बीडी को फिर बाय बैलेंस सीडी कर देते थे, फिर वो बीडी हो जाता था, फिर सीडी कर देते थे। और डेप्रिसिएशन कहाँ पर लगाते थे? सारी मशीनरी का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लाकर यहाँ बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 ऐसे करके हम लोग इकट्ठा करते थे, बट एट द टाइम ऑफ सेल उसको हम लेकर जाते थे ऊपर जब वो बिकती थी। ठीक है, ये कहानी होती थी। ओके, तो बाय बैलेंस बीडी यहाँ पर हो गया। अब इन्होंने हमें बोला कि हमने जो मशीन 25 लाख में उसकी वैल्यू एडेड है कौन सी मशीनरी की, ठीक है, और जो उसके ऊपर पर्टिकुलर डिप्रिसिएशन था इन टोटल कितना? 3,20,000 का। तो 3,20,000 की यहाँ पर इसमें 5 लाख में वैल्यू ऐड है। अब हमें एट द टाइम ऑफ सेल उसको लेकर जाना है, कहाँ पर लेकर जाना है? उस पर्टिकुलर मशीनरी की टोटल डेप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी 3,20,000, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? याद होगा आपको, 3 चीजें लिखते थे हम, बाय बैंक, चलो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं पहले, या बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, योर विश। 5 लाख इन टोटल, इन टोटल डेप्रिसिएशन, क्योंकि इन टोटल अगर आप देखो तो आपके पास फाइनली ईयर एंड पर 33 लाख रुपीस की मशीनरीज बची हुई है बच्चा, तो उन पर डेप्रिसिएशन तो लगा होगा ना, जो बिक गई सो बिक गई, बट रिमेनिंग पर तो लगाते थे ना हम, सीडी वाले बैलेंस पर लगाते थे, तो वो वाला काम है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो मशीनरी बिक रही है उस पर कितना है? 3,20,000। बाय बैंक करके हम सेल दिखा देंगे उसकी, कितने में बिकी वो? 6,40,000 में। हाँ, हम लोग बाय में लिखते थे लॉस। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे ना 11th में, पर अब तो ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें आएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्योंकि कंपनी में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक ही फॉर्मेट में आ जाता है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 1,60,000 लॉस होता तो तीनों चीजें यहीं आ जाती, इतना आपको 11th का थोड़ा याद होगा। बाय बैंक, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके ब्रैकेट में लॉस डालते थे। ठीक है, आप सबके स्कूल्स में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आया था, है ना? पावनी आया था ना बेटा? हाँ, जसपाल कौर में भी आया था, JKPS में आया था। अच्छा, आया था। अच्छा, लास्ट में काटा होगा, स्टार्टिंग में तो मैंने कराया था, मुझे याद है। ठीक है, तुम्हारा तो शुरू से पहले यूटी से आया है। युवराज बताना, सिलेबस में तो था आपके। ठीक है बच्चों, हाँ ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के रिगार्डिंग
आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ का टोटल आपको बड़ा दिख रहा है सिंपली 33 लाख और ये 9,60,000, तो 33 और 9 हो गया हमारा 42,60,000 टोटल हो गया इस साइड का। अब इधर भी हमने 42,60,000 बनाना है। इसके रिगार्डिंग पढ़ लो बेटा। इसके रिगार्डिंग आप बैलेंसिंग अमाउंट को क्या लिखोगे बच्चों? टू बैंक नहीं, बेटा बैलेंसेस ना इन्होंने दोनों दे रखे हैं, बीडीबी और सीडीबी। तो अब आप यहाँ पर क्या बनाओगे, टू बैंक करके आप ब्रैकेट में लिख दोगे परचेजेस। वो आई बच्चों हमारी कितनी, 16 लाख। क्यों, चलो रीजन बताती हूँ। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये हर कोई नहीं बताएगा, इनफैक्ट जेन्युइनली कोई भी नहीं बताएगा, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहती, स्कूल टीचर्स भी नहीं बताएंगे और तुम लोग जहां इधर उधर भटकते हो ना वो भी नहीं बताएंगे। खुश? देखो बच्चों सेशन स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी वैल्यू की मशीनरी थी, 25 लाख की। उसमें से कितनी वैल्यू की, कितनी कॉस्ट की इन्होंने बेची, इन्होंने बताया हमें कि हमने, नहीं कॉस्ट कितनी थी, कॉस्टिंग थी 8 लाख। 25 लाख में से अगर 8 लाख वाली मशीनरी बेच रहे हो तो इसका मतलब कॉस्ट देखना है ना, तो इसका मतलब हमारे पास ईयर एंड पर 17 लाख की बचनी चाहिए थी मशीनरी। ठीक है, 25 लाख में से तुम 8 लाख अगर बेच दे रहे हो तो 17 लाख की होना चाहिए था सीडी। है कितना सीडी, 33 लाख। तो इसका मतलब 16 लाख की और खरीदी गई, तभी तो बनी होगी ना, ऐसे कैसे बन गई? अदरवाइज अगर हम देखें सेशन स्टार्टिंग में 25 लाख की लेकर बैठे हैं, 8 लाख बेचकर, तो फिर तो यहाँ पर 17 लाख आना चाहिए था। इसका मतलब इन लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर और मशीनरी परचेज कर ली होगी कितने अमाउंट की, 16 लाख के। ठीक है, तो थोड़ा रट्टे ना लगाओ तो ज्यादा बेटर है। अब ऑब्वियसली ये जो बैलेंस सीडी में 33 लाख की मशीनरीज बची हैं, इन पर डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा ना ईयर एंड में, पर वो डेप्रिसिएशन कौन से वाले लेजर में लगा होगा बच्चों, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो यहाँ पर आपका हो गया 9,20,000, इधर भी 9,20,000 बनाना है आपने। तो रिमेनिंग अमाउंट उन सब मशीनरीज के ऊपर डेप्रिसिएशन है जो मशीनरीज बच गई। ठीक है, 33 लाख पर एक तरह से 4,20,000, क्योंकि बीएफ इज बैलेंसिंग फिगर। 11 में अकाउंटेंसी पढ़ी होगी। सीडी वॉज कैरेड डाउन, बीडी होता था नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन। बैलेंसिंग फिगर जो लेजर में निकलती थी वो बीएफ होता था। हाँ, अब जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे बच्चों, फिर से देखो, एक बार सेकंड एडजस्टमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं वो लोग कि डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2024। आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2 बनाया गया है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2 में 8% डिबेंचर्स गिवन है आपको। क्या कह रहे हैं, 8% डिबेंचर्स के बैलेंसेस क्या दिए आपको, 5 लाख एंड 8 लाख। ये बैलेंस था कब, 31 मार्च 24, और ये बैलेंस कब है, 31 मार्च 25। अगर ये हमें कुछ ना बोलते तो हम खुद से 8% ओपनिंग बैलेंस पर लगाते, ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। ठीक है, हम लोग ओपनिंग वैल्यू पर लगाते हैं इन दैट केस, अगर ये हमें कुछ ना देते। कैलकुलेटर कहाँ गया, फिर क्या चेक करना है? हम्म, 1/5 प्लस 4/25 है, ऑफ भी है ना, क्योंकि एक के साथ ऑफ भी है। ध्यान से देखो, एक्स लेट करके करो, एक्स लेट बेटा वो उससे नहीं होगा, मोबाइल से नहीं होगा वो। ठीक है, अगर ये हमें कुछ ना बोलते ना बच्चों, तो हम इसका 8% ओपनिंग बैलेंस का लगाकर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिखाते हैं। और मैंने आपको बोला था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दो जगहों पर जाता है, एडजस्टमेंट होती है, एक तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, और दूसरा हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है बच्चों, तो अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं ना, ठीक है, कह रहे हैं ये जो डिबेंचर्स हमने इशू करे, ये हमने इशू करे 1 अप्रैल 24 को। इसका मतलब कंपनी ने पब्लिक का कितना पैसा यूज किया पूरा साल। वेरोनिका अपना टाइम वेस्ट मत कर, जा अपना और फिर आजा, उस वो टाइम पूछ रहा था शुभम।
जाओ आप जाओ वेरोनिका। ठीक है, कह रहे हैं कि इन्होंने डिबेंचर्स कब इशू करे? 1 अप्रैल 24 को इशू करे। तो इसका मतलब कंपनी ने पूरा साल पब्लिक का कितना पैसा यूज किया? 5 लाख या 8 लाख? 5 लाख। युवराज आपके अकॉर्डिंग? संचित आपके अकॉर्डिंग? कंपनी ने पूरा साल पब्लिक का कितना पैसा यूज करा? स्माइली, अंश, आद्या, आरव? 5 लाख। बिसरीन, याशना, आरव का ठीक है, 8 बोला है। बेटा आप एक बात सोचो, उन लोगों ने बोला कि हमने 1 अप्रैल 24 को ही एडिशनल डिबेंचर्स इशू कर दिए थे। हाँ, तो इसका 5 लाख 31 मार्च को थे, तो ऑब्वियसली पूरा साल 8 लाख यूज किया है ना उन्होंने। 8 लाख का अमाउंट यूज हुआ है भाई। साल चढ़ते ही पहले ही दिन डिबेंचर्स इशू हो गए। अब वो ये थोड़ा ना करने बैठेंगे कि इस 5 लाख को चेंज कर दें। वो तो 31 मार्च की बात है। इशू कब हुआ है? 1 अप्रैल को। उसका इम्पैक्ट तो एंड में जाकर आएगा। समझ रहे हो? समझा बच्चा पार्थ? तू मत गलत किया कर बेटा, बहुत दिल दुखता है मेरा। जेन्युइनली। बाकी कोई भी गलत बोल ले, सच्चाई बता रही हूँ। ओहो, ये देखो, सेल्फ ऑब्सेस्ड। नहीं वैसे जेन्युइनली संचित में 11th और 12th में जमीन आसमान का डिफरेंस है। आसमान पे है। बहुत अच्छा पढ़ रहा है बच्चा, मतलब ये स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, यही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और अगर ये इसी स्पीड से लगा रहा, इसके 12th में 95% से कम मार्क्स नहीं आएंगे। 8 लाख का 8% बच्चों, ठीक है। 64,000 का इसका मतलब इंटरेस्ट पे होगा। इंटरेस्ट मैंने आपको कौन सी 2 जगहों पर बोला था जाएगा? एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। ये तो पूरा हेडर ही ऐड होता है ना, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जड़ कहां पर है? फाइनेंसिंग में ना, तो वहां पर वो लेस होगा। जहां जड़ है वहीं पर ही जाएगा। ठीक है, कई बार मैं ये भी बोल देती हूँ भाई, बच्चा वहीं जाएगा जहां माँ है। माँ कहाँ है इसकी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, बच्चा भी वहीं जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो लेस हो जाएगा किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस हो जाएगा बच्चों। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था ऑल दो, पर मेरे को एक चीज और बता दूं इसके रिगार्डिंग। अगर आप लोगों ने थोड़ा तुक्का रट्टा भी कई बार रखते हो ना तुम बच्चे, देखो बच्चों सिंपल सी बात, अगर उन्होंने 1 अप्रैल डेट दिया, मतलब साल की स्टार्टिंग, स्टार्टिंग ही एक तरह से 31 मार्च 24 और 1 अप्रैल 24 एक ही बात है। तो अगर उन्होंने डेट मेंशन करी है ओपनिंग की, तो इंटरेस्ट क्लोजिंग अमाउंट पर लगेगा। अगर उन्होंने डेट मेंशन करी होती क्लोजिंग की, तो इंटरेस्ट ओपनिंग अमाउंट पर लगता। आप ऐसे याद भी रख सकते हो। ठीक है, अब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट करा रही हूँ। जर्नल एंट्री तो है 2, देखो बताइए एक बारी, कौन है ये हमारी पावनी? 2 जर्नल एंट्री बता दे बेटा इसको। मैं अभी तब तक फॉर्मेट बना रही हूँ। खिसक तू खिसक ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें मैंने आपको बोला था कि आप कुछ चीजों को तो पहले से ही लिख कर बैठ जाओगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बस वो दो जर्नल एंट्री लिख के दे दे इसके रजिस्टर में, अपने आप फिल करेगा। ठीक है, मैंने बोला था कि आप यहाँ पर लिखकर बैठ जाया करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है,
और फिर आप ऐड कर दोगे हेडर एक और, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेस करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ऑल्दो अभी इस क्वेश्चन में भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स अभी आपको काफी देर तक नहीं मिलेगी, पर स्टिल हेडर बना के छोड़ दिया करो। इसके बाद आपका था वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कितनी लाइन छोड़नी है, 8 छोड़नी है आपको कम से कम। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसके बाद कम से कम 6 लाइंस छोड़कर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है बच्चों। इसके बाद कम से कम 7-8 लाइन छोड़कर नोट्स, ताकि आप एक ही गो में बैलेंस शीट में ऊपर से स्टार्ट हो और कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो। चलो स्टार्ट होते हैं अब हम। सबसे पहले शेयर कैपिटल के सामने एफ लिख लो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के सामने अभी भी जरूरत है एफ एफ लिखने की, आई लिखने की? अब तो थोड़ा आई थिंक क्लियर हो गया होगा। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, है ना अंश? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर कैपिटल ऐड होगा कि लेस होगा, जल्दी बताओ। ऐड क्यों हो रहा है? रीजन? बेटा इशू हो रहे हैं शेयर्स, पिछले साल 21 लाख थे, इस ईयर एंड पर 30 लाख हो गए हैं, तो डेफिनेटली इस ईयर इन लोगों ने शेयर्स न्यू इशू कर दिए होंगे, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल। लायबिलिटीज का वैसे भी मैंने आपको कहा था सीधा सीधा सीन है, चाहे किसी भी एक्टिविटी में चले जाओ। हाँ समझ लो, बेटर है। नेक्स्ट वन, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 दिया उन्होंने। रिजर्व्स एंड सरप्लस अंश कहां पर आते थे बेटा? नोट्स में। नोट्स में आप देख सकते हो रिजर्व्स एंड सरप्लस का, वैसे भी नोट्स टू अकाउंट्स में पॉइंट नंबर 1 दिया इन्होंने, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम क्या लिखते थे? प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी प्रॉफिट की जगह लॉस लिख देंगे, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखो पिछले साल हमारा सरप्लस कितना था? 5 लाख, इस साल 4 लाख हो गया, इसका मतलब इस साल हमारा लॉस हुआ है, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। नेगेटिव में लिख दोगे 1 लाख, ठीक है बच्चों। नेगेटिव क्यों आया, क्लियर है ना? नेक्स्ट वन, रिजर्व्स एंड सरप्लस निपटा लिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के सामने मैं आपको एफ लिखवाती हूँ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा इसका नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 में आप देख सकते हो 8% डिबेंचर्स दिए आपको 5 लाख से 8 लाख, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीस। क्या ले भाई ले, मतलब जैसे कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया हो मैंने। गुस्सा इतना आता है दिल करता है चपेड़ मारूं। नेक्स्ट वन, क्या कह रहे हैं? अभी बात करती हूँ मैं, रुक जाओ जरा तेरे से। नेक्स्ट वन, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कौन से हेडर में आती है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 1 लाख से 1,50,000 हो गए। युवराज अरोड़ा, ऐड करूं कि लेस करूं? क्योंकि लायबिलिटीज का सीधा सीधा सीन है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 50,000।
इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 3 दिया गया है। उसमें आप देख सकते हो क्या दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया इन्होंने। याद है मैंने बोला था पिछली क्लास में कि अगर आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है सिर्फ, तो आप प्रीवियस ईयर के बैलेंस को, बसरीन आप ध्यान से सुनना बेटा क्योंकि आप इस बात में नहीं थे लास्ट क्लास में। अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप डिफरेंस को पोस्ट करो, आप ओपनिंग बैलेंस को कंसिडर करोगे पेड, दिस इज योर प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। मैंने कहा था पीपी याद रख लेना, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड में लोगे और करंट ईयर का आप टैक्स मेड में लोगे। ठीक है, मेड वाला प्रोविजन फॉर टैक्स जाता है नोट्स में और पेड वाला जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे लास्ट में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के भी बाद सबसे लास्ट में वो लेस होता है। मैंने नोट्स में, अपने हैंड रिटन नोट्स में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, कि प्रोविजन फॉर टैक्स का अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है ओनली तो आपने उसको कैसे कंसिडर करना है। तो मतलब मैं नोट्स में सिर्फ प्रपोज डिविडेंड का बेटा, बाकी हमें मिलेगा एडजस्टमेंट पे, बैलेंस शीट में मिलेगा ही नहीं ना बेटा, मिलेगा ही नहीं वो कंटेंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड करंट ईयर, ये ऐड होता है, यहाँ पर पांचों चीजें ऐड होती हैं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 56,000 सबसे लास्ट में वर्किंग कैपिटल चेंजेस के भी बाद लेस हो जाएगा। मैंने कहा था इसको डायरेक्ट बाहर ही निकाल दिया करो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन नॉन करंट एसेट, एसेट्स पर आ गए हम। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 4 दिया है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, अब हम इसको ना बैलेंस शीट से नहीं ट्रीट करेंगे, सब ध्यान ध्यान इधर देना, कोई नहीं लिखेगा अभी। अब हम इस कंटेंट को बैलेंस शीट से नहीं लेंगे, रीजन बीइंग हमने इन दोनों के लेजर्स बनाए। ठीक है, हमने इन दोनों के अगर लेजर्स बना लिए तो आप उसको, अब वहां से डिफरेंसेस नहीं लोगे 25 लाख और 33 लाख का, ना ही डिप्रिसिएशन का 5 लाख 6 लाख का डिफरेंस लोगे, आप उसको वहां से डील ही नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है बच्चों, आप ध्यान देना जरा अच्छे से। देखो, जब भी हमारे लेजर्स बन जाते हैं बीडीसीडी फ्रीज हो जाते हैं, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, ये फ्रीज हो गए। और बाकी कंटेंट क्योंकि एडजस्टमेंट है ना बच्चों, ऑल्दो ये कहने को वर्किंग नोट्स हैं पर इनके भी मार्क्स हैं, 1 1 मार्क का ईच लेजर होता है। ठीक है, और बाकी कंटेंट वन टाइम तो एक तरह से इस लेजर में आ चुका है, सेकंड टाइम हमने वो कंटेंट कहां पर डालना है बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है। याद है किसी को प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट मैंने कहां पर डलवाया था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बच्चा, यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, क्योंकि हमारा रूटीन रोजमर्रा का काम नहीं है एसेट बेचना और प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो इस 1,60,000 को नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑल्दो मैं पहले बोल रही थी कि अभी तक कंटेंट नहीं आएगा आपका, पर आ गया इस क्वेश्चन में, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के हेडर के अंडर भी हमारा कुछ आ गया। अब ये जो 3,20,000 है बच्चों, ये एक बार यहाँ आ गया, दूसरी बार यहाँ आ गया, तो ये ना एडजस्टमेंट हो गई खत्म, इसको अब आप नहीं लेकर जाओगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है युवराज, इसके बाद सेल, सेल ऑफ मशीनरी कहाँ जाना चाहिए बच्चों, कौन सी एक्टिविटी में, सेल ऑफ मशीनरी युवराज, नॉन ऑपरेटिंग, स्माइली, आद्या, अंश,
इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, सेल है ना, कैश इज कमिंग इन, कैश आ रहा है, पार्थ को याद था, ठीक है गुड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाएगा ये सेल ऑफ मशीनरी, वेरी गुड आरव। हाँ हाँ जी, फिक्स एसेट की सेल एंड इन्वेस्टमेंट्स की सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड होती है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस। मशीनरी बेची तो है बेटा, तो डेप्रिसिएशन के बाद भी तो बेची है, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला तो है उन्होंने, ठीक है। सेल ऑफ मशीनरी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी कहाँ जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये प्लस ये माइनस, बीडीसीडी फ्रीज हो गया, ये इसके साथ खत्म हो गया, ठीक है, 3,20,000 वाला अमाउंट। अब इसका भी बीडीसीडी फ्रीज हो जाएगा, जब भी लेजर बनेगा तो बीडीसीडी फ्रीज हो जाएगा बच्चों, वो कहीं नहीं जाएगा, ये पहले ही कैंसिल हो गया उसके साथ। रह गई कहानी ये डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहाँ डालते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, कौन से हेडर में, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी में नहीं बच्चा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नोट से आता है, ठीक है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ करके आप उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। युवराज क्लियर है, संचित, याशना, नहीं, अब सुनो ध्यान से, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में एक तो हमने डेप्रिसिएशन दिखाना है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, कितना था डेप्रिसिएशन, 4,20,000, 80 थोड़ा ना था, 4,20,000 था। और हम लोगों ने क्या दिखाना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना, 1,60,000, ठीक है। और हमने सेल परचेज दिखानी है, सेल परचेज तो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखानी थी ना बच्चों, सेल ऑफ मशीनरी ऐड हो जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी लेस हो जाएगा, सेल ऑफ मशीनरी ऑब्वियसली इसलिए ऐड हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बोला था इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या बेस है, कैश कम्स इन प्लस गोज आउट माइनस। सेल ऑफ मशीनरी हम लोगों का था बच्चों बाय बैंक के सामने अमाउंट इट वाज 6,40,000, परचेज ऑफ मशीनरी जो हमने बैलेंसिंग अमाउंट निकाला था 16 लाख रुपीज, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये सब हमने मतलब हमने अब अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को फोर्थ नोट्स ऑफ अकाउंट से डील ना करके, क्योंकि हमने उसके लेजर्स बना लिए थे पहले से ही, वहां से डील करा, बीडीसीडी फ्रीज कर दिया, बाकी सारा कंटेंट वन टाइम सीएफएस में हमने ट्रांसफर किया। गॉट इट, किसी को कोई डाउट, ठीक है। मतलब जिसका भी लेजर बन जाएगा, जिसका भी लेजर बन जाएगा जिस भी कंटेंट का, उसको आप वहां से दोबारा, ये तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, अगर आप वहां से भी दिखा दो डिफरेंसेस, तो डबल काउंटिंग नहीं करनी बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स आपकी 7 लाख से 8 लाख हो गई। इंटेंजिबल हमारी क्या क्या होती है, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट राइट्स, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको लिख कर दिया था कि अगर तो ये गुडविल वगैरह डिक्रीजिंग हो तब तो आप क्या करते हो, तब आप उसको ले जाते हो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर ऐड करते हो। और अगर आपको बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट इंक्रीजिंग दिख जाए, इसका मतलब हमने वो परचेज करी है, तो आप परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस कर दोगे बिकॉज कैश इज गोइंग आउट, ठीक है बच्चों। डिक्रीज हो रही होती तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ले जाते, 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इंटेंजिबल भी हो गया। नेक्स्ट वन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आप करंट इन्वेस्टमेंट के आगे भी ऐसे बॉक्स बना दो,
और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आगे भी बॉक्स बना दो, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है. करंट इन्वेस्टमेंट का अदर नेम इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. कुछ भी मिल सकता है. ये भी मैंने नोट्स में स्लैश डाल के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करके लिखा हुआ है हैंड रिटन नोट्स में. ठीक है बच्चों. कैश फ्लो स्टेटमेंट का जहां फॉर्मेट खत्म हो रहा है बस उससे नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है. इसके बाद देखो अब फिर सिर्फ इन्वेंट्री रह गया. इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट है तो डेफिनेटली इन्वेंट्रीज हमारा इंक्रीज हो रहा है. तो मैं इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड करूंगी कि लेस. एसेट है ना, माइनस हो जाएगा एसेट का, क्योंकि मैंने आपको शुरू से बोला उल्टा सीन होता है हर एक्टिविटी में. ठीक है बच्चों. अब फाइनली आ जाते हैं हम. अच्छा, हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकाला था अगर आपको याद हो. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दो जगह जाना है. एक तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और वो हमने निकाला था 64,000. इधर तो ऐड हो जाएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाकर ये लेस हो जाएगा. किसी भी तरह की बोरिंग पर, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट यही होता है. 64,000. ठीक है बच्चों. बस अब हम टोटल टोटल करने पर आ जाएंगे. पहले हम करेंगे अपना, पहले नोट्स में से वो ले जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. 1 लाख में से 76,000 माइनस हुए तो अभी भी हमारा लॉस है 24,000 का. तो ऊपर जो हमने लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसके सामने आप बस नेगेटिव में डाल दोगे, ये कर दोगे. ठीक है बच्चों. अब इसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को 4,84,000 बाहर ले गई मैं. नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स 1,60,000 बाहर ले गई मैं. इसके बाद एक लेवल हमें बीच में पॉज लगाना होता है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा आ रहा है बच्चों, इन इन तीनों को कर दोगे आप, तो इन तीनों को करने के बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख रुपीस. इसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस. वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपका नेगेटिव में 3,50,000 बन रहा है बच्चों. ठीक है. टैक्स पेड हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर फाइनली पॉजिटिव या नेगेटिव वो देख लेंगे. इन तीनों को करके दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये 1,06,000 आ रहा है हमारा नेगेटिव. तो आप इसको क्या लिखोगे, कैश यूज्ड. आगे सेम प्रोसीजर है. पार्थ आपने जाना है तो जाओ बेटा. कैश यूज्ड आप एक दिन में मतलब 4 क्लासेस ले लेते हो. नाइस बच्चा, अच्छी बात है. उसको ये है ना कि जल्दी जल्दी मैं दोनों बुक्स दोनों बैचेस अटेंड कर लूं, दोनों बुक्स खत्म कर लूं और अपना रिवीजन पर लगूं. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1. यहाँ पर जब करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फाइनली, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है बच्चों 10,60,000. तो इसको भी क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ये आंसर नंबर 2 हो गया हमारा. विवराज समझ आ रहा है. नेक्स्ट वन, इन तीनों को जब कर दोगे टोटल, तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का टोटल आ रहा है, ये भी अगेन नेगेटिव आ रहा है 11 लाख, नहीं ये पॉजिटिव आ रहा है 11,36,000. तो इसको लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. आंसर नंबर 3. अब तीनों आंसर्स को प्लस करोगे तो फाइनली नेगेटिव में बन रहा है हमारा, तो हम लिखेंगे नेट डिक्रीज. नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश equivalents, and that is
-30,000 है बच्चों, ठीक है, 30,000 नेगेटिव में। अब आपने ऐड करना है इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमने दो चीजें छोड़ी थी अगर आपको ध्यान हो, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमने जो दो छोड़े थे कंटेंट, उनका ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हो 78,000 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और 78,000 ही है करंट इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1,56,000, ठीक है बच्चों। 1,56,000 माइनस 30,000 तो 1,26,000, और ये क्या होना चाहिए आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप देख सकते हो 89,000 प्लस 37,000, ये दोनों हमारे 1,26,000 ही बन रहे हैं। ओके बच्चों, तो हमारे पास अपने आंसर को मैच करने का कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैकेनिज्म होता है। आपके इस फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में 99% शॉर्ट क्वेश्चंस कवर होते जा रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी कराऊंगी, मतलब ऐसा नहीं है, पर फुल फ्लेजेड होने के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।